हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी मेंस के कट ऑफ के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करेंगे ताकि जो 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले उनको भी काफ़ी हेल्प हो। हमारे पास एक बेंचमार्क स्कोर है ऑफ 70th बीपीएससी ऑफिशियल स्कोर, जो कि यूआर मेल के लिए है 445 मार्क्स। ठीक है, इस वीडियो में मैंने कई लोगों के एक्सपीरियंसेस को यूज़ किया, इंक्लूडिंग माइन। ऐसे लोग जिन्होंने कि मल्टीपल मेंस लिखा है, बीट बीपीएससी, यूपीएससी और उत्तर प्रदेश एंड अदर सिमिलर टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस, उन सभी के एक्सपीरियंसेस को मैंने एक जगह कल्मिनेट किया है कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, कैसा था पेपर का लेवल। ओके, तो विद दिस वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन 1 ऐसे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ माइंड सेट इन शेपिंग ह्यूमन डेस्टिनी। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं। बीपीएससी ने अपने लेवल को काफ़ी हद तक अपस्केल कर दिया है, इसमें आप कोई डिनाई नहीं कर सकता कि लेवल बीपीएससी के क्वेश्चंस का अब अपर साइड में है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो इसलिए क्योंकि जब आपको इस तरह के फिलोसॉफिकल क्वेश्चन दो तीन दिखते हैं एग्जाम में, तो आप पहले डाउट में होते हैं कि इसको अटेम्प्ट करें भी कि ना करें। अटेम्प्ट करें तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट आपके दिमाग से स्किप हो जाते हैं जब आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर ना किया है आपने। देखो, यही क्वेश्चन है ना, ह्यूमन डेस्टिनी है, ह्यूमन डेस्टिनी है, माइंडसेट। अब देखो, ये भी एक हो सकता है ना, ये होगा आपका पॉजिटिव जाएगा, ये आपका नेगेटिव जाएगा। अब ये शेप करेगा, कैसे शेप करेगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी एक नेगेटिव शेप करेगा। अब हमारा डेस्टिनी, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें पॉसिबल है, बहुत सारे कोड इसमें पॉसिबल है। तो और उतना अच्छे से जिसने इसको प्रिपेयर किया होगा तो उनका ये क्वेश्चन अच्छा गया होगा। रेस्ट के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो इट विल बी ऑन द डिफिकल्ट साइड फॉर यू, राइट। देखो, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, टेक्नोलॉजी एज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। ठीक है, देखने में तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहा है, ये इजी है भी। अगर आप देखेंगे तो ये क्या पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है, उसका प्रो क्या है और टेक्नोलॉजी का कॉन्स क्या है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि किसी क्लास 10 लेवल के भी क्वेश्चन में ये आता है, ये आ सकता है। ठीक है, बहुत इजी है। बट इसका सेकेंड पार्ट भी तो देखो, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल। बहुत लोगों ने इस पार्ट को स्किप कर दिया है, राइट, विच मेक्स इट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ओवरऑल अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, एथिक्स इन एक्शन, वाई मॉरल करेज मैटर्स मोर देन ओपिनियन। द कीवर्ड देखो, एथिक्स हो गया, एक्शन में आपका काम हो गया, मॉरल करेज हो गया, मैटर्स देन ओपिनियन हो गया। सिमिलर टू दैट ऑफ ए यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, राइट। इसमें भी जो लोग आईएएस का की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे होंगे, या फिर जो लोगों ने बीपीएससी को काफ़ी अच्छे से किया है, यूपीएससी के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया होगा, फॉर देम दिस विल बी एन इजी क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट फॉर अदर्स जो कि जनरली इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, फॉर देम इट वुड बी ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओवरऑल मैं इसे भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि देखो एथिक्स क्या है ना कि बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है। एथिक्स हो गया, इंटीग्रिटी, ये एक यूपीएससी के का जीएस 4 का ये पार्ट हो गया। तो ये टॉपिक ऐसे भी हम लोग के लिए डिफिकल्ट होता है, और जो लोग भी एक बेसिक वे से जानते हैं एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, उन लोग पास वो कोट्स नहीं होता है, जो कि एक जो लोग यूपीएससी का जीएस 4 प्रिपेयर किए हुए होते हैं। दिस इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। implications ऑफ राइजिंग टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल। देखो, ये आईआर का क्वेश्चन है। आईआर का क्वेश्चन आप लिख तो आप सकते हैं, बट जिन लोग का पीएसआईआर ऑप्शनल होता है, या फिर जो लोग न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली पढ़ते हैं, फॉर देम इट इज़ ए बून। अब ये बून इसलिए है क्योंकि जब आपका या तो ये ऑप्शनल है, या फिर आपने न्यूज़पेपर को पढ़ा है, तो आपके पास एक बना बनाया हो जाता है कि एक पर्टिकुलर फिलोसफर का क्या थॉट है, राइट, उनका थॉट क्या है। ऐसे कोट्स आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं न्यूज़पेपर से, या फिर जिनका वो ऑप्शनल है। ऐसे आईआर के थ्योरीज आपको मिल जाते हैं, और तमाम ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं विच कैन बी मेंशन इन दिस ऐसे, राइट। तो जिन्होंने पीएसआईआर का ऑप्शनल रखा हुआ है, अच्छे से प्रिपेयर किया, या फिर जो लोग न्यूज़पेपर ऑन ए डेली बेसिस पढ़ते हैं, इवेंट्स को समझते हैं, फॉर देम दिस क्वेश्चन विल बी ए वेरी इजी क्वेश्चन। और अदर लोगों के लिए आप लोग तो देखो बेसिक लिख करके आएंगे, तो अब आप खुद सोचो, जो लोग थॉट कोड वगैरह थ्योरीज लिख करके आ रहे हैं, तो उनको तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ही ना। तो आईआर के क्वेश्चन में जब तक आपको स्पेशलाइजेशन नहीं हो, आई डोंट थिंक इसको अटेम्प्ट करना सही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें अब सुहासिनी हैदर मैम हो गई, ऐसे तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आर्टिकल्स आईआर पे बहुत अच्छे आते हैं, इस पे भी आए हुए हैं। तो आई थिंक उन लोग को एक अपर एज मिलेगा, बट ओवरऑल दिस वाज ए डुएबल क्वेश्चन।
ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 5 पे आते हैं, एआई एंड द ह्यूमन वैल्यूज। ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एआई देखा, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, राइट, बाद में ये पढ़ाई नहीं। कैन मशीन्स अंडरस्टैंड मोरालिटी? मोरालिटी मतलब क्या होता है, क्या सही है करना, क्या गलत है करना, राइट। अब मशीन क्या उसको समझ सकता है? मतलब यस भी होगा, नो नो भी होगा। अब एआई ही सिर्फ नहीं है, एआई एंड ह्यूमन वैल्यूज क्या है? आप अगर आपको कॉम्पैशन है, ठीक है, आप लोगों को का दर्द को समझ रहे हैं, आपको एम्पैथी है, आपको सिंपैथी है, एल्डर्स आ रहे हैं, आप उठ जा रहे हैं, आप बीच में नहीं बोल रहे, सब तरह के वैल्यूज हुआ, तो क्या एआई एंड ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, इस पे आपको लिखना है। अभी क्या मशीन वो समझ सकता है? क्या इतनी मोरालिटी होगी मशीन में? ओवरऑल देखो, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, बट दिस इज ए टफ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, सिक्स्थ में, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन एज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, ठीक है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लिखा होगा पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, वो पीएम लिख दिए होंगे, पीएम 2.5, पीएम 10, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिख के आएंगे। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को उसे अटेम्प्ट करना चाहिए था जिनके पास की जो सीओपी है यूएनएफसीसीसी के, उनके सभी के इनको कंसेप्ट अच्छे से पता है, इनको नाम अच्छे अच्छे से पता है, क्योटो में क्या हुआ था, है ना, अदर वेटलैंड्स हो गया, रामसर में क्या क्या है, उनको पूरा अच्छे से एनवायरमेंटल का एक पूरा का सब्जेक्ट उनके जो जिनको जुबान पर होगा पूरा पूरा कंसेप्ट, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन ओनली फॉर देम। अदर्स तो आप बिल्कुल सिंपल लिख कर आए होगे तो सिंपल मार्क्स ही मिलेगा, राइट। बट ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो दिस वॉज ए डुएबल एंड इजी क्वेश्चन। लव एंड नॉलेज, देखो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक यूपीएससी पीवाईक्यू में आया हुआ है, रिसेंट ईयर्स में ही हुआ है। एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं है बट कंसेप्ट उसका वही है। दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये जब तक कि आप उस फिलोसॉफी में नहीं आप घुसोगे, लाइफ है लव एंड नॉलेज, प्रेम और ज्ञान, ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा सिंपल सा लगा, लेकिन जब आप तर्क देंगे ना इसके पक्ष में या फिर इसके खिलाफ में, इट वुड रिक्वायर ए बिट, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होगा, जो कि अगर आप पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से आप यूपीएससी के पढ़े हुए हों अच्छे सोर्स से उसका सोल्यूशन, यू कैन डू इट, बट इट इज अ टफ क्वेश्चन। डी डॉलराइजेशन एंड चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, सेम वही पीएसआईआर ऑप्शनल वाले या फिर जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, दे कैन गिव वेरी गुड कोट्स, उन्होंने वो अच्छे से एनालाइज करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, ठीक है, डी डॉलरेशन क्या है, ये सब एक जीएस पर्सपेक्टिव से आप लिख करके आओगे तो ठीक है, आपको एक डिसेंट मार्क्स तो ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बीपीएससी नहीं चाह रहा है, नहीं खोज रहा है। आप वहाँ पर पीएसआईआर का आप वहाँ एमए या पीएचडी नहीं करने, आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप उस लेवल का आंसर लिखोगे, बट स्टिल बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पीएसआईआर पढ़ा होगा, वो अखबार पढ़ते होंगे, तो उनका आंसर तो ऑब्वियसली आपके आंसर से ज़्यादा जाएगा। तो आईआर का सवाल मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, या तो भाई ऑप्शनल हो या अखबार अच्छे से पढ़ा हो, प्रैक्टिस किया हो, देन यू कैन डू इट। ओवरऑल कहा जाए तो देखो ये भी एक डुएबल एंड ईजी क्वेश्चन ही था। सेक्शन 3 में सभी का सभी क्वेश्चन ईजी है, इसमें कोई टफ है ही नहीं, ठीक है ना। अब आप कोई भी, आप देखो, अकेला चना भार ना फोड़ी सकेला, इसका आप मीनिंग अच्छे से आप अब जान रहे हो, बस फर्क इतना ही है सेक्शन 3 में कि क्या आपने इसमें बिहार स्पेसिफिक चीज़ों को ज़्यादा डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है, ये ज़्यादा जाएगा। सेक्शन 1-2 में भी जाएगा बिहार स्पेसिफिक, बट उसमें नेशनल इंटरनेशनल का ज़्यादा वैल्यू हो रहता है। बट जब आप सेक्शन 3 आप लिख रहे हो तो उसमें बिहार का ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा, प्लस नेशनल और इंटरनेशनल वो भी रहेगा, ठीक है। बस एक यही चीज़ है, बाद बाकी टॉपिक तो चारों के चार ही ये बहुत आसान है, डुएबल है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं जीएस 1 पे। देखो जो इसका हिस्ट्री का है शॉर्ट नोट्स, ये एंटायरली ही पीवाईक्यू बेस्ड है। बिरसा मुंडा मूवमेंट एवरीवन नोस, पढ़े ही होंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऐसे शायद ही कोई होंगे जिन्होंने इस बार इसको प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। अगला लोग बोल रहे हैं 1935 होगा, फिर उसके बाद 1919 होगा, फिर 1935 होगा, डुएबल। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, एवरीवन नोज दिस टॉपिक की वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, बट बहुत लोग ये लिखना भूल गए। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन ठीक है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग का कॉलेज खोला, सर्वे ट्रेनिंग स्कूल खोला, मेडिकल खोला, तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, उसका इम्पैक्ट पूछा है ना। अब क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, तो आपको ऐसे नहीं कि आपको 38 मार्क्स है आपने अलग से वेस्टर्न लिखा फिर इम्पैक्ट लिखा। इम्पैक्ट मतलब क्या होगा, वही होगा कि राइज ऑफ मिडिल क्लास, बहुत सारे लॉयर वगैरह आ गए, सोशो रिलीजियस में मूवमेंट में पार्ट लिया, तो सोशल एविल्स को कल्मिनेट को ख़त्म किया, ठीक है। तो इम्पैक्ट में 3-4 पॉइंट भी जो लिख करके आ गए होंगे उन्हें ईजिली
3 मार्क्स तो खैर 2 to 3 मार्क्स तो खैर उन्हें मिल ही जाएगा, और जिन्होंने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी कर दिया होगा तो ऑब्वियसली दे विल स्कोर मिनिमम 3.5 मार्क्स। जेपी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट डुएबल, पाला आर्ट डुएबल, रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। अब यहाँ देखो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लोगों ने मेनली स्वदेशी मूवमेंट पे ही वो फोकस कर दिए, ठीक है, राखी दिवस वगैरह जो था, ठीक है, जन गण मन, मैक्सिमम लोग जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल तक ही अपने आप को रोक दे, बल्कि ये तो कल्चर का पूछा है ना, कल्चर में तो बहुत कुछ होता है, कल्चर में तो ये भी होगा ना कि वो जैसे म्यूजिक था इनका, क्या था, रविंद्र म्यूजिक था इनका, एजुकेशन में ये क्या अलग वैल्यूज ऐड किए, लाइक शांति निकेतन एंड ऑल। फिर थोड़ा ये भी पार्ट था कि स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने कैसे प्रमोट किया। बट देखो ये क्वेश्चन में यहाँ कुछ लोगों ने ये गड़बड़ किया है, बट ये डुअल क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा जो है ये पीवाईक्यू बेस्ड है, और इसमें लोगों को मार्क्स आना ही चाहिए। जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया है, इसमें 6 का 6 सवाल वो अच्छे से लिख करके आए होंगे। 2 में आते हैं, एनालाइज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड एसेस बिहार्स कंट्रीब्यूशन टू द अपराइजिंग। लोगों ने यहां तक तो अच्छे से पढ़ा, वेरी गुड आंसर लोगों ने लिखा ही होगा, मेरे भी कुछ दोस्त लोग हैं बहुत अच्छे से लिखा, बट व्हाट दे मिस्ड आउट वाज दिस, कुछ दोस्त लोग इन्हें क्रिटिकल मैनर ये मिस करके, ये हो सकता है एग्जाम का प्रेशर हो, टाइम का शायद इशू हो, मे बी वो डीआई स्टार्ट कर दी हो पहले, कुछ भी करो, बट वो क्रिटिकल मैनर भूल गए। अब इसमें तो ये तो सब जानेंगे ना, सब्सिडियरी अलायंस हुआ था, ये वो है ना, एनेक्स कर दिया था, झांसी को ले लिया, फिर अवध हो गया, इकोनॉमिक में भी है, सैलरी वगैरह कुछ कम दिया करते, भत्ता भी नहीं मिलता था, सोशल फैक्टर में भी था, बहुत कुछ था कि रिलीजियन में वो इंटरफेयर करना स्टार्ट हो गया था, और जो वो मस्कट था उसके बुलेट को टीयर करना पड़ता था, उसमें फैट वगैरह थे, बहुत कुछ था, ये सबने लिखा है, ठीक है। बट एक्सेस बिहार कंट्रीब्यूशन, इसमें भी सब लोगों ने अच्छा आंसर लिखा है, वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में भी लिखा है अच्छे से, लेकिन क्रिटिकल मैनर में करना भूल गए। क्रिटिकल मैनर क्या होता है, कोई चीज़ का पॉजिटिव भी लिखो, कोई चीज़ का नेगेटिव भी लिखो, बाद में एक वे फॉरवर्ड दे दो, दैट इज द क्रिटिकल मैनर। हमने 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उस पर हमने क्या क्या पॉजिटिव हुआ, अब तक क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। अब पॉजिटिव तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसमें क्या क्या कमियां थी वो भी तो लिखना है ना हमें। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे सेपरेट हेडिंग डाल करके क्रिटिकल मैनर नहीं लिखे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लिखे भी हैं। ओवरऑल डुएबल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये भी आपका पीवाईक्यू बेस्ड है, कितनी बार तो पूछा गया है, ये एक पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ। एनालाइज द मेजर फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो भी लोग बीपीएससी की मेंस की तैयारी करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता ये टॉपिक ना किए हो, ठीक है। मेजर फीचर्स ऑफ, ये करके जाते ही जाते हैं, पूछता है, लेकिन लोग बस यहीं तक का पढ़ते हैं, आगे का तैयारी वो लोग नहीं करते हैं। एसेस कर रहा है तो क्या है, सही में है या नहीं है। हाउ फार दे एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीरियड। ये एक न्यू पैटर्न टाइप का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको बुकिश नॉलेज है, आपको नोट्स है, याद कर लिया, ठीक है, बट ये कैसे फिर आप लिखोगे, तो यहाँ पर लोग फंसे हैं। ओवरऑल आई वुड से इट वाज ए डुएबल क्वेश्चन, एक सेपरेट हेडिंग करके लोगों ने किया है, पॉलिटिकल एंड द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीरियड, और फीचर्स भी अपन एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। और जब आप देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना, तो एग्जामिनर वांट्स यू कि आप एक एक्सपर्ट की तरह लिखें। क्वेश्चन तो टॉपिक तो वही 15-20 टॉपिक है, वहीं से पूछता है मेंस में, तो एक आप क्या, एक यहाँ पर आप एक कोट कर देंगे, ठीक है। मौर्यन एरा पूछा है तो उसका जो पीरियड जो एरा है वो आप लिख देंगे। एक छोटा सा आप भारत का एक मैप ड्रॉ कर देंगे, दिखा देंगे कि भाई मॉडर्न टाइम में ऐसा इंडिया हुआ करता था, यहाँ से यहाँ तक इनका रेंज था। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कैसे आप अपने आंसर्स को और एनरिच करेंगे। ओवरऑल दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डुएबल क्वेश्चन एंड नॉट वेरी इजी, बट ठीक है, कर सकते थे आप लोग। Discuss the transformation of Indian national movement from early constitutional agitation to mass mobilization, highlighting Bihar's role at different historical junctures. This was an easy question, once again PYQ based, ये बहुत लोगों ने सही भी किया होगा, ठीक है। फ्रॉम अर्ली, इसका मतलब क्या हुआ, अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का मतलब हुआ मॉडरेट फेज, ठीक है, टू मास मोबिलाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज, महात्मा गांधी जी का रोल, इनका जो सत्याग्रह था अलग अलग, जैसे चंपारण में इन्होंने लिया, इस तरीके से बहुत। फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल, स्वराज पार्टी का रोल, ठीक है।
अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसान सभा का, स्वामी सजानंद सरस्वती जी का, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर कि मास पार्टिसिपेशन हुआ। ओवरऑल दिस वाज ए गुड क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन ये लोगों ने किया है इस क्वेश्चन को। टू व्हाट एक्सटेंट डिड नेहरूज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, एक्सप्लेन विद रेफरेंस विद मेन फीचर। देखो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, पहला जो किया भी तो अच्छे से नहीं लिखा, वो उन्हीं लोगों ने किया जिन लोगों ने अपना मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज नहीं किया था, उन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया कि अब क्या करें, नहीं आया तो कुछ अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्या है ना कि आजकल जब से पैटर्न चेंज किया है मेंस का, लोग पर्सनैलिटीज़ को 2 पेजर के हिसाब से पढ़ते हैं फॉर अराउंड 8 मार्क्स। ठीक है, अब ये 38 मार्क्स में पूछ दिया, चलो फॉरेन पॉलिसी तो लोगों ने पढ़ा होगा, लिख दिया होगा, बट ये पूछ रहा है कि कितना एक्सटेंट तक वो आइडियलिज्म और प्रेगमेटिज्म को दिखा पाया, यहां पर लोगों ने मिस किया है। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। ओके, अब देखो WHO कंसर्न्स ओवर गैप इन द ड्रग सेफ्टी। अगर ये एग्जैक्ट ना भी आए तो भी आप एक रैंडम आंसर, एक बेसिक आइडिया अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आप कर लोगे। लोगों ने इसमें एवरेज आंसर लिखे हैं और इसमें एवरेज आंसर ही एक्सपेक्ट किया जाता है। ये एक आसान सवाल है। आदि कर्मयोगी अभियान पे का नोट ऑन द रोल ट्राइबल विलेज, जिनको ये दोनों पता था ये क्या होता है ये तो अच्छे से लिख करके आए, या फिर जिन्होंने विजन मैगजीन पढ़ा हुआ था वो तो अच्छे से लिख करके आएंगे। बट जो लोग नहीं लिख करके आए अच्छे से, वो देखे होंगे ट्राइबल वगैरह है यहाँ पर, आदि कर्मयोगी ऐसा कुछ है, तो कुछ ना कुछ वो ट्राइबल के बारे में लिख करके आए, क्या क्या उनको दिक्कतें हैं, हेल्थ का है, एजुकेशन का है ना, जॉब्स वगैरह का है, रोड का है। तो यहाँ पर बेसिक आंसर लिख करके आए होंगे एंड दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। अब देखो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में है, ठीक है, हाउ, यहाँ तो लोगों ने लिख करके आ गए हैं कि ठीक है बिलिंग ऑनलाइन गेम के बारे में इसका क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव लिख के आए हैं, बट यहाँ पर वो मिस कर गए। हाउ कैन दिस लॉ प्रमोट ई स्पोर्ट एंड ऑनलाइन सोशल गेम, यहाँ पर लोग मिस किए हैं। ठीक है, हम जो लोग विजन से किए हैं अदर सोर्स में हाथ दिया होगा तो उनकी बात नहीं है, बट ये मेजॉरिटी लोग हैं जो कि इस सेक्शन में करंट अफेयर्स के सेक्शन में वो गड़बड़ किए हैं। तो ये भी हालांकि इजी क्वेश्चन ही है, क्योंकि आप देखो ये सब ऑनलाइन गेमिंग है, कैसे आप यूथ को बचाओगे, समाज को बचाओगे फ्रॉम फ्रॉड, ये आप एवरेज आंसर लिख सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी चीज़ों के यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। अब होता है एंटी इमिग्रेशन रेटोरिक, ठीक है, इंक्रीजिंग हो रहा है प्रोटेस्ट में एंड पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू द पार्ट ऑफ एशिया। यहाँ पर क्या है, जिन लोगों ने तो करंट अफेयर्स पढ़ा है अच्छे से, ये टॉपिक विजन वगैरह से जहाँ से भी, तो ठीक है वो करके आ जाएंगे। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो है जिसने विजन नहीं पढ़ा या वो टॉपिक सेपरेटली नहीं पढ़ा है, वो बस यहाँ तक लिख कर आए हैं। ये प्रोटेस्ट छूट गया उनसे, पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड मतलब ठीक ठाक लिखा है, एवरेज लिखा है, कोई अच्छा नहीं लिखा है। यहाँ वही लिखा है, वही H1B वीज़ा इशू लिखा है, फिर आपका ट्रेड वॉर्स वगैरह लिखा है, ठीक है, US में क्या चल रहा है, प्रोटेक्शनलिज्म, वो सब लिखा है। प्रोटेस्ट तो मिस ही हो गया, पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड भी उनसे मिस हो गया, जैसे यहाँ पर ब्रेक्सिट वगैरह का भी लिखना था, वो लोगों ने से मिस हुआ है। स्टिल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बेसिक लिख देंगे 2.5-3 नंबर मिल जाएगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन ही था, नॉट इजी बट इजी टू मॉडरेट था, डुएबल था ये। एक्सप्लेन द इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन एंड द स्ट्रेटेजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज। इंडिया US लोग पढ़ते हैं, इंडिया चाइना लोग पढ़ते हैं, पाकिस्तान पढ़ते हैं, इंडिया अफगानिस्तान लोग नहीं पढ़ते हैं। ये एक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट लोग नहीं कर रहे थे कि इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा। बेसिक तो लिखे ही होंगे, जैसे सलमा डैम वगैरह हो गया, पार्लियामेंट को बना दिया, इस तरह का लिखे होंगे, 2-2.5 नंबर मिल जाएगा, बट ये टफ क्वेश्चन था। ओवरऑल देखा जाए तो इस सेक्शन में जिसने एवरेज लिखा होगा ना, भले उनको नहीं आ रहा होगा, वो रैंडम फैक्ट तो चलो नहीं ही आ रहा होगा, लेकिन जो आप सोच सकते हैं ट्राइबल वगैरह है तो क्या कर सकते हैं, रोड नहीं होगा ना, जॉब नहीं होगा, हेल्थ खराब होगा, इस तरह का चीज़ जो भी लिख के आएगा उसको एक एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। बट ये सेक्शन वॉज टफ, और जब मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज मार्क्स मिलेगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट विल गो टू फ्रॉम मिड लाइक मॉडरेट, है ना, नॉट एग्जैक्टली इजी, नॉट एग्जैक्टली टफ, फ्रॉम ठीक है इजी टू मॉडरेट टाइप का ये पूरा सेक्शन जाएगा, फ्रॉम इजी टू मॉडरेट। मैं इसको लिख भी देता हूँ, फ्रॉम इजी टू मॉडरेट। और अफगानिस्तान वाला का टफ भी था। ठीक है, अब देखो 5A में आता है इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, टेपा, साइन एंड किम इफेक्ट ऑन 25, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस ऑफ इंडिया EU रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना कि लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार इंडिया EU तो आने ही वाला है, FTA।
यूरोपियन यूनियन देखा नहीं, इंडिया ईयू देखा नहीं, सीधा ये लिख करके आ गए। अब लोग बोल रहे हैं कि ये तो उसने गलत कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि वो गलत किया है। इसमें ये भी लिखना था और टेपा भी लिखना था, दोनों ही लिखना था। है, आप देखो, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया ईयू रिलेशन। क्या आप इसमें जो अभी रिसेंटली एफटीए हुआ है वो नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे आप। तो इसमें टेपा तो डायरेक्टली पूछा हुआ भी है, प्लस ये भी लिखना है। मेजोरिटी लोग सिर्फ इसको लिख करके आए, तो दे विल गेट डिसेंट मार्क्स। मतलब 8-10 नंबर तो मिलना ही चाहिए ऑब्वियसली, अपने अच्छे से लिखा है तो। और जिन्होंने पूरा ही लिख दिया है अच्छे से वगैरह, मैप ड्रॉ किया, यहाँ ये देश है, अच्छे से किया है, दे विल गेट गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ओवरऑल इट वॉज ए टफ क्वेश्चन बिकॉज नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग टेपा। ऑलमोस्ट एवरीवन हैड प्रिपेयर्ड इंडिया ईयू एफटीए। टफ क्वेश्चन। यूएनएसडीजी का पूछा है, ठीक है, एफर्ट फॉर 10 ईयर्स सिंस द एडॉप्शन, इंडिया का प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस इन अचीविंग। ठीक है, ये देखो, ये एक आसान सवाल था। वो इसलिए आसान सवाल था क्योंकि दो टॉपिक, 5 ईयर्स ऑफ एनईपी और 10 ईयर्स ऑफ एसडीजी, ये ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर्स के मैगजीन में दिया हुआ था और ये कहा भी गया था बहुत लोगों से कि ये तो आएगा आएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर जिन लोगों ने टेपा को अटेम्प्ट नहीं किया, उन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, बट जो इनको भी नहीं पढ़ के आए, ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जो कि बस सभी गोल्स को स्पेसिफाई कर दिए बट किसी भी में एग्जैक्ट डेटा नहीं वो दे पाए। तो जो लोग डेटा नहीं दे पाए, बट चलिए आपने लिखा तो है ना, लेकिन प्रोग्रेस तो आपको मिल जाएगा, ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएगा। और जिन लोगों ने डेटा से किया है, विजन आईएएस पढ़ा है, कोई भी अदर मैगजीन पढ़ा है, दे विल स्कोर एटलीस्ट 20, क्योंकि आपके पास तो सारा डेटा ही है ना, इसमें आपने कुछ गलत लिखा ही नहीं। तो उन्हें तो क्या 20 या 20+ भी मिल सकता है, राइट। ओवरऑल ये डुएबल था, इजी क्वेश्चन ही था। इन द रिसेंट ईयर छठ फेस्टिवल हैज गेन्ड इंक्रीजिंग ग्लोबल अटेंशन। ठीक है, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ छठ एंड इट्स लिंकेज विद माइग्रेशन। अब देखो इसमें लोगों ने क्या दिक्कत किया होगा, छठ तो लिख दिया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त लोग वो जब लिखे तो उन्होंने 3 पन्ने तो सिर्फ छठ पे ही लिख दिया कि छठ पूजा का फर्स्ट दिन ये होता है, सेकंड दिन ये होता है, थर्ड ऐसा होता है। अरे ठीक है, आपको अगर छठ के बारे में 38 नंबर का क्वेश्चन, आप कुछ तो लिखोगे, आधा पन्ना लिख दो, 1 पन्ना चलो बहुत तो लिख दो, बट आगे भी तो देखो क्या क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ग्लोबल अटेंशन कैसे हो रहा है, डिस्कस द सोशल कल्चर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द छठ, और यही नहीं, एंड इट्स लिंकेज विथ माइग्रेशन। कितने एस्पेक्ट हो गया, तो छठ हो 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको उसमें 5 डायमेंशंस लिखना है, आप वहाँ पर 1 या 2 लिख करके आए। और जिन लोगों ने सोशल कल्चर इकोनॉमिक लिख भी दिया, वो लोग माइग्रेशन लिखना भूल गए। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो, सोशल कल्चर में लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या ही हम लोग लिख पाए, कैसे नहीं आप लिखोगे। माइग्रेशन देखो, लोग कहीं भी रहे, वो इंडिया वापस आते हैं, अपने गांव वापस आते हैं, बिहार वापस आते हैं, इज इन दैट रिवर्स माइग्रेशन। अभी रिवर्स माइग्रेशन के कारण हमारा जो देश का जीडीपी है उसमें कितना ग्रोथ होता है। वो जब लोग यहाँ आते हैं, जब छठ का समय होता है, लोग आपस में जो सद्भाव होता है, जो फ्रेटर्निटी होता है, वो कितना ज़्यादा होता है। आप जब छठ के घाट पे वहाँ पर जाएंगे, आप बोलते हैं कि आप ये इस कास्ट के हो, आप उस कास्ट के हो, आप वहाँ रह जाओ, ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो फॉर्म ऑफ कास्टिज्म, ये विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बिहार कल्चर, राइट। तो अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट कैसे हुआ, तो हम लोग नहीं करते कि लोकल के दुकान से हम लोग चीज़ खरीदते हैं, तो आरंट वी गोइंग टुवर्ड्स वोकल फॉर लोकल है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो कि कवर करने थे लोगों ने। चूंकि इस तरह का क्वेश्चन कभी आता नहीं था, जिन लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है, दे हैव अटेम्प्टेड बट नॉट अप टू द मार्क। इट्स ए टफ क्वेश्चन। बिहार हैज इमर्ज ए टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द पीएम, देखो पीएम फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग। ये ऐसा कोई बहुत फेमस स्कीम तो है नहीं कि हर कोई पढ़ता है, हर कोई जानता है, बट हाँ, जिन लोगों ने छठ पे रिस्क नहीं लेना चाहा, वो इस पे अटेम्प्ट किए, दे वेर अप टू हियर फूड प्रोसेसिंग। चलो इसको तो कुछ तो लिख ही देंगे, ठीक है। एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ पीएमएफबीवाई टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एंड द रूरल ऑफ द बिहार। देखो यार, इसमें क्या है ना कि बिहार हैज इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मिंग, ये आपका एक पैरामीटर हो गया। फिर आपका ये स्कीम आपका 2 पैरामीटर हो गया, 2 आपका हो गया जिस पे लिखना। अब आपको एनालाइज द पोटेंशियल, ये 3 हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका 4 हो गया, अर्बन 5 हो गया, रूरल 6 हो गया। टोटल 6 पैरामीटर्स पे आपको इस आंसर को लिखना था। यदि आपको एग्जैक्टली ये स्कीम के बारे में नहीं पता है, एग्जैक्ट डेटा आपको स्कीम के बारे में नहीं है कि बिहार कैसे टॉप हो रहा है, अदर स्टेट का क्या है, यू विल स्कोर बिलो एवरेज मार्क्स। और जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे, बहुत कम लोगों ने भी इसे अटेम्प्ट भी किया होगा। तो ओवरऑल इट इज़ ए टफ क्वेश्चन। डीआई पे आते हैं। देखो, मेरा एक फ्रेंड है, उसने सेक्शन 3 का ये क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए ही टुक 55 मिनट्स। और ऐसा नहीं है कि
ये कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो कि कभी डीआई नहीं पढ़ा। हाँ, ही इज़ ए वेरी गुड एस्पिरेंट। ही टूक 55 मिनट्स टू सॉल्व वन डीआई। वो इसलिए किया क्योंकि उसने जब ये सेकंड क्वेश्चन देखा तो वो कंफ्यूज हो गया कि इसमें सिटी है कौन सा, सिटी है कहाँ, देखे कहाँ पर। उसने डीआई को बाद में अटेम्प्ट किया था। ही गॉट कंफ्यूज्ड, बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं है, अब इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ही करते हैं, चाहे जितना टाइम लगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, एक देखो 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने इसमें पैरामीटर्स हैं, कितने इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं। स्टिल ही अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन एंड 55 मिनट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारे लोग हैं हु विल नॉट से यू, बट इन माई फ्रेंड सर्कल विच आई हैव सीन, दे हैव टेकन मोर देन 50 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा डीआई कर लिया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए उसको 50 मिनट्स के प्लस लगा है। और इस चक्कर में जिन लोगों ने डीआई को पहले अटेम्प्ट किया उनका ऊपर हिस्ट्री वगैरह करंट अफेयर्स को कॉम्प्रोमाइज हुआ, 1 2 क्वेश्चन छूटे हैं, छूटे भी हैं। मैं ऐसा नहीं कि इस बार लोगों के थोड़ा डीआई इजी आ गया, 70 तो सबका अच्छा गया। एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 1 to 2 क्वेश्चन तो सबके ही इस बार कोई तो बहुत लोगों के या तो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं या तो छूटे हैं। अब छूटे कॉम्प्रोमाइज करने का ये मतलब नहीं हुआ कि जब क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का आपने वहाँ 4 लाइन लिख दिया, इस उम्मीद है कि 4 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो तो वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स आल्सो। क्वेश्चन जो पूछा है कि हमने उसको डिमांड को मीट किया है, नहीं मीट किया, अब एक आध नंबर आ भी रहा है तो चलो ठीक है काउंट कर लो, बट वो ऐसा नहीं है कि आपने एक सॉलिड अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो दिस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो ठीक थे बट इसको सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में लोगों के टाइम लगे हैं। और ये डीआई, इस डीआई के कारण लोगों के बहुत टाइम किल हुआ है। सेकंड डीआई मैंने बोल दिया, एक क्वेश्चन देखो डुएबल था, इजी था, बट लोग कंफ्यूज हुए आखिर सिटी कौन सा है, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हुए हैं, बट ये डुएबल था। इस क्वेश्चन में तो इतना टेंशन है कि कुछ लोग बोल रहे हैं 100% है, कुछ लोग बोल रहे हैं 101% पे होगा, कुछ ने 100 पे किया, कुछ ने किया। RS अग्रवाल सर की जब मैंने बुक देखा था तो वहाँ पर 100 पे ही सॉल्व किया हुआ है। अगर 100 पे ही अगर ये करके जाए तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। इट टुक 10 to 15 मिनट्स टू सॉल्व दिस डीआई। आप जब इसको 100 पे करके देखना, जो लोग शायद इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे या डीआई नहीं प्रिपेयर किए हुए, आप खुद सॉल्व करके देखना इस क्वेश्चन को। ये 10 से 15 मिनट में ये बनने वाला सवाल था, इजी क्वेश्चन है ये। बट अगर 101 पे किया गया फिर तो इट विल बी डिफिकल्ट कैलकुलेशन उसको। देखो ये भी डुएबल है बट नॉट दैट इजी। डुएबल है, ये डुएबल सवाल है बट इट इज़ नॉट दैट इजी, थोड़ा मॉडरेट के तरह का है, बट ये किया जा सकता था। हम लोग आते हैं GS2 में। ये मैंने एनालाइज किया है कि ये जो इसका शॉर्ट आंसर है दोनों का ही, GS1 का भी और GS2 का भी, ये PYQ बेस्ड है, शॉर्ट क्वेश्चंस। GS1 में तो हमने देख ही लिया कि वो कितने कितने PYQ बेस्ड है। चलो GS2 देखते हैं। मेन फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ 40 सेकंड्स ये एवरीवन नोज दिस थिंग। ये क्या ये PYQ में नहीं पूछा गया है? और लोगों ने यहाँ पर क्या गलती किया, फीचर्स तो लिख दिया, ये लिखना भूल गए। स्टिल मेजॉरिटी लोगों ने अच्छा स्कोर किया, अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे से लिखे ही भी होंगे। जब प्रीवियस क्वेश्चन में सिमिलर तरह का दिया हुआ है, जो अच्छे लोगों ने किया है PYQ, डुएबल क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। देयर हैज बीन कन्फ्लिक्टिंग डिबेट्स, सुप्रीमेसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड द जुडिशियरी इन द लाइट ऑफ डिबेट। ठीक है, ये बहुत लोगों ने स्किप किया है, जिनके पास टाइम कॉन्स्टेंट था उन्होंने स्किप किया है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर बहुत कुछ आ रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर आएगा, बहुत कुछ आएगा इसमें। ये मैं मानता हूँ कि चलो भाई एबव एवरेज मॉडरेट टू टफ लेवल पे ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का छूटा है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द रिट जुरिडिक्शन एंड नेम ऑफ एनी 3 of the 5 दैट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एंड कोर्ट। ठीक है, इजंट इट अगेन सेम PYQ बेस्ड? इसमें क्या है, सिंपल तो आपको लिखना है, मैंडेमस है, हेबियस कॉर्पस है, यही सब तो आपको लिखना है। देखो क्योंकि देखो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिट है, पहले तो आपको सब रिट पे का कंसेप्ट देना है कि भाई कौन कौन से आपसे आर्टिकल से वो आ रहा है, फिर आपको नेम एनी 3 का आप नाम कर दो। ठीक है, तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी डुएबल है, वेरी मच डुएबल है। डिफाइन जुडिशियल रिव्यू, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज इज बेसिक पर्पस? लोगों ने ये तो लिखा है, यहाँ पर मिस किए हैं, बट स्टिल डुएबल क्वेश्चन बहुत लोग अच्छे से लिखे होंगे। प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया, हु डजंट नो, एवरीवन नो, जो भी BSc मेंस की तैयारी अच्छे से की होंगे। विच आर्टिकल, देखो यहाँ पे क्या है ना, विच आर्टिकल, आर्टिकल तो चलो एक ही है, बट उसको इसका भी होता है ना कि आर्टिकल ये का 1 हो गया, इसका ये 2 हो गया ब्रैकेट में। तो यहाँ पर लोगों ने मिस किया, वी डोंट नो कि अब इसमें कैसा मार्किंग देगा, बट क्वेश्चन देखने में तो ये देखो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, वंस अगेन इजी क्वेश्चन। तो सेक्शन 1 हमने देखा, यहाँ पर भी इसका फर्स्ट पार्ट पॉलिटी का भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो PYQ बेस्ड है, ईजी है,
जस्ट लाइक हिस्ट्री। अब आते हैं 38 मार्क्स वाले में। इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म? एक्सप्लेन सम बेसिक फीचर्स ऑफ कल्चर अंडरस्टैंडिंग अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये सवाल ना टफ सवाल है, ये न्यू पैटर्न का सवाल है, ये न्यू पैटर्न का सवाल है। कल्चरल नेशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, इस तरह का सवाल बीपीएससी में पीवाईक्यू में आप देखो नहीं है। ये पैटर्न चेंज किया, ये इसको बोलते हैं लेवल को ऊपर करना। ये बहुत अच्छा, ये यूपीएससी के तरह का सवाल है कि कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। अब बेसिक फीचर्स क्या जो ऑफ द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये सब यूपीएससी बेस्ड का सवाल है, ये अच्छा सवाल है। अब अगले में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये भी यूपीएससी पीवाईक्यू है मेंस का, कुछ ही साल पहले का ये मेंस में आया है। इज नॉट ए नेचुरल सेटलमेंट बट हैज टू बी कल्टिवेटेड, ठीक है, एक स्टेटमेंट है ये। अब इन द लाइट क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। टफ क्वेश्चन। बहुत लोग, ये भी एक न्यू पैटर्न पे है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, हमें जजमेंट्स नाम का नाम पता होगा, बट हमें यही नहीं पता होगा क्या वो जजमेंट इस आंसर में फिट होगा। और जिन लोगों ने अगर 5 भी लिखा है जजमेंट, 4, 5, 6 भी लिखा है, यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। और ये यहाँ पर क्रिटिकली ये लोग, कुछ लोग जो लिखे भी वो ये मिस कर दिए क्रिटिकली। तो मैं बोलूँगा कि ये भी एक टफ क्वेश्चन है। और जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब यूपीएससी के भी पीवाईक्यू को देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। कैन पार्लियामेंट अंडर 368 डिस्ट्रॉय द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चन व्हेन, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग का एरर है, व्हेन इट एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। देखो ये एक इजी सवाल है, ये हो गया पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक है। जिन लोगों ने अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा वो इसे तो करके आएंगे। ये तो वही है ना, आर्टिकल 368 के बारे में बोला गया है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है। यहाँ पर आपको जजमेंट्स भी को भी यहाँ पर कोट कर देना है, कुछ 5-6 जजमेंट्स हैं, वो भी अगर आप लिख दोगे तो डिसेंट मार्क्स यहाँ पर, अच्छे मार्क्स यहाँ पर आएगा। critically analyze the impact of India's multi-party system on the stability functions of its federal structure. To what extent have coalition governments strengthened or weakened the cooperative and competitive dimensions of the Indian federalism? देखो ये एक टफ क्वेश्चन है। पहला कि आप मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, आप तो पहले वो लिखेंगे और पूछा क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। फिर आप लिखेंगे स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है, उसका फंक्शन क्या है टू द फेडरल। अब लिखना है फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्या असर है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है। और इसको फिर आपको पूरे को क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब इसका आपको नेगेटिव भी दिखाना है। इट इज़ ए टफ क्वेश्चन, ये लेंदी भी है और ये थोड़ा टफ भी, हालांकि ये भी स्लाइड ये पीवाईक्यू बेस्ड लग रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टी पार्टी में तो कुछ पूछता है, फेडरलिज्म पे तो क्वेश्चन पूछता है, बट इसका लेवल थोड़ा ऊपर है। हाँ, ये इसका टेंडिंग टू बेंड टुवर्ड्स द पीवाईक्यू, स्टिल नॉट एग्जैक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ द पीवाईक्यू, बिट अपर लेवल पे है। ये टफ क्वेश्चन हुआ वो। चलो देखते हैं 2 में, मेजर चैलेंजेस इंडियाज फूड प्रोसेसिंग। ये तो लोग लिख के आए होंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, बट लोग कहाँ फंसे, इनिशिएटिव्स। वो नहीं याद आएगा लोगों को कि क्या क्या इनिशिएटिव था, यहाँ पर लोग फंसे हैं। बट ठीक है, क्वेश्चन तो डिसेंट ही था, ईजी था। जूट डिमांड में है, सॉफ्टनेस वगैरह है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन सुटेबल फॉर द जूट इन द वेस्ट बंगाल एंड बिहार। देखो डुएबल क्वेश्चन है, इजी। यहाँ लोगों ने क्या गड़बड़ किया, बिहार तो लिख दिया, पूर्णिया वगैरह डाल दिया, वेस्ट बंगाल लिखना भूल गए, ठीक है। फिर भी डुएबल क्वेश्चन है, इजी भी है। और मिलेट्स वगैरह, जूट वगैरह, इसका तो प्रिपेयर आजकल करना ही चाहिए, गोइंग बाय द ट्रेंड ऑफ चेंजिंग क्वेश्चंस। अब देखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ई टेक्नोलॉजी। देखो नेचुरल रिसोर्स 1, डेवलपमेंट 2, ई टेक 3, फॉर अचीविंग द ग्रोथ ऑफ आत्मनिर्भर भारत 4, विकसित भारत 5। अब बताओ, 5 पैरामीटर्स 8 मार्क्स, ठीक है। 5 पैरामीटर्स इन द क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। अब आप कैसे लिखोगे उसको, आपके पास टाइम कितना रहेगा? अगर आप बहुत अच्छे एस्पिरेंट हैं, सब क्वेश्चन को टाइमली किए होंगे तो 4 मिनट, हार्ड मैक्सिमम 4 मिनट्स, और नहीं तो 3 मिनट अगर भी आपको मिल गया होगा तो दैट्स ए वेरी बिग थिंग। नेचुरल रिसोर्स का कोई एक तो नहीं होता है ना, हवा है, पानी है, पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ है, बहुत कुछ है, क्या क्या चीज़ इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन तो दिखने में ईजी है, इसको आंसर लिखने में दिक्कत होगा। इट इज़ ए टफ क्वेश्चन। गिव एन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी इन द इंडिया। देखो मैं बता रहा हूँ उसमें लोगों ने क्या किया है। लोगों ने ये किया है, लोगों बाय लोगों मैंने से आई मीन माय फ्रेंड्स,
जो कि जो लोगों ने कई बार एग्ज़ाम वगैरह निकाला हुआ है, तो मैंने आराम से उनसे बैठा। और चैनल तो मेरा न्यू ही है, मैंने अभी फिर मैंने एक दिन प्लानिंग किया कि चलो एक वीडियो क्रिएट करते हैं, देखते हैं जो मेरा एक्सपीरियंसेस है, दोस्तों का एक्सपीरियंस है, मैं उनको एक जगह मैं लाता हूँ। तो जब भी मैं बोलूँगा ऐसे लोगों को मैं कोट करूँगा, तो ओबियसली वो मेरे फ्रेंड्स लोग ही हैं, हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग सिमिलरली लाइक आई एम। ठीक है, मेरे दोस्तों ने क्या किया, देखो कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे से लिखा, बट जो कुछ सेक्शन है एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि मैंने 40% ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जियो थर्मल के बारे में तो बहुत अच्छे से वो लिख करके आ गए। पूगा वैली लिखा, है ना, लद्दाख वाला लिखा, फिर हिमाचल प्रदेश में लिखा। वो यही लिखना भूल गए, इसका एनवायरमेंटल और सोशल बेनिफिट क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है, गिवन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट। ठीक है, हाँ ठीक है, जियो थर्मल पूछा है, आप लिखो, लेकिन ये भी तो लिखोगे ना जो आपसे क्वेश्चन पूछा है। बट इट इज़ ए डिसेंट क्वेश्चन, डुएबल है। इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस द इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ साउथ बिहार, ये डुएबल है। देखो यार, ऐसा जब क्वेश्चन आए ना, जब पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ साउथ, तो साउथ बिहार में ऐसा है क्या कि सिर्फ साउथ बिहार में ही होगा, नॉर्थ बिहार में भी तो होगा। हाँ, कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी, जैसे नॉर्थ बिहार में फ्लड आता है, साउथ बिहार में ड्रॉट आता है, वो तो वेल नोन चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट का अगर रोड बन रहा है, कहीं पर कोई इंडस्ट्री सेट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि साउथ बिहार के लिए अलग होगा, नॉर्थ बिहार के लिए अलग होगा। बट आपको आपने अगर वहाँ पर हेडिंग डाल देते फॉर साउथ बिहार, और वहाँ पर 3-4 पॉइंट पर आप लिख देते, यू वुड हैव इजीली स्कोर्ड 3 to 3.5 मार्क्स। ऐसा बहुत लोगों ने किया है। पानी वाला तो लोगों ने लिखा है। पानी वाला मतलब जो गंगा वाटर को जैसे राजगीर में लेकर के आए थे, तो ये तो लोगों ने लिखा। और आई थिंक कि डुएबल सवाल था, इजी ही सवाल था, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं था ये। डिस्कस द रोल ऑफ रेलवे इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, critically analyze the geographical, economic and the political challenges faced by the Indian Railway in enhancing its logistic efficiency। लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए। पहले बात, ये भी एक न्यू पैटर्न का सवाल है। ठीक है, न्यू पैटर्न ने कभी नहीं पूछा था रेलवे के बारे में, तो ये तो न्यू हो गया। बट जो लोग अटेम्प्ट किए भी, वो बस यहीं तक पढ़ लिए, ये तो छोड़ ही दिए, इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। हाँ, यहाँ पर लिखना था ना हमें, वो जो कालेदान प्रोजेक्ट है जो भी त्रिपुरा में है, नया नया अभी अरुणाचल प्रदेश, हर को जो लिंक किया जा रहा है, ये तो हमें लिखना था ना यहाँ पर। ये लोगों यहाँ पर मिस कर गए, सब कुछ लिख दिया, ये बस नहीं लिखा है लोगों ने। ठीक है, और ओवरऑल देखो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यू पैटर्न है, ये अपस्केल किया गया क्वेश्चन के लेवल को, क्रिटिकली भी पूछ रहा है, एनालाइज करो। और देखो ज्योग्राफी भी लिखना है, इकोनॉमी भी लिखना है, पॉलिटिकल चैलेंज भी लिखना है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं ये भी लिखना है। इट इज अ टफ एंड लेंथी क्वेश्चन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, एवरी सिंसियर एस्पिरेंट विल नो इट। क्या होता है, 4 तरह का, 3 से 4 तरह का होता है, एवरीवन नोज इट। इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, एवरीवन नोज इट, ये अच्छे से लिख करके आएंगे। लोग फंसे यहाँ पर। हाउ फार हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर विल बी हेल्पफुल टू फुलफिल। मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या किया कि हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर में उसने सिंपल सभी जो आसपास जो फ्रूट होते हैं, जो सब्जी, सबके नाम लिख दिए। अब आई डोंट नो कि उससे कितना मार्क्स मिलेगा, उसका क्या होगा, बट व्हाट ही सेड मी कि उसने बस ना क्यूकम्बर लिख दिया, एप्पल लिख दिया, मतलब कुछ भी जो भी मन में आया 4-5 नाम उसने लिख दिया है। आई डोंट नो कि सही है या ऐसा करना गलत है, बट यहाँ पर तो लोग फंस गए हैं। हाउ फार हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर विल बी हेल्पफुल टू फुलफिल द डोमेस्टिक डिमांड्स इन द कंट्री, प्लस जस्टिफाई इट विद एग्जाम्पल्स, यहाँ पर लोग ज़्यादा फंसे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिखने में ईजी है, इट इज़ टफ क्वेश्चन। हाइड्रोपोनिक एक न्यू कंसेप्ट है, ये लोग नहीं पूछते हैं, प्लस आपने सुटेबल एग्जाम्पल्स भी मांगा है, तो ये भी लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ओवरऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो ये आप अभी तक आप एनालाइज कर चुके होगे, जो नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन है जीएस सेकंड पेपर में, ये ज़्यादा है कंपेयर टू जीएस 1। डिस्कस द मेजर पोर्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द, ये तो एक नया ही मोहब्बत हो गया है बीपीएससी को पोर्ट से। अभी रिसेंट में जो 2 प्री हुआ था, है ना, मैं उसका क्वेश्चंस देख रहा था। एक तो एपीसी वाला भी था, जो भी एग्ज़ाम अभी हुआ था, एपीओ, और जो भी रिसेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इवन जो सीसी वाला एग्ज़ाम होता है, पोर्ट पे तो सवाल पूछता ही पूछता है। इस बार तो बीपीएससी ने पोर्ट पे मेंस में सवाल पूछ दिया, अभी 38 नंबर का आपका पूछ दिया। ये एक न्यू फेवरेट स्पॉट है, ये न्यू फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। अगला जो भी एग्ज़ाम हो, प्री हो चाहे मेंस हो, इसे आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। यहाँ देखो क्या पूछा है अगला पार्ट, क्रिटिकली एग्जामिन रोल ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता। किसी एक पोर्ट के बारे में अगर आपको
पूछ रहा है और यदि आपको उस एक पोर्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता है, यू विल बी स्कोरिंग लेस मार्क्स हियर। देखो पोर्ट में क्या दिक्कत है वो तो हर कोई बोल देगा, और ऑब्वियसली बात है कि जो पोर्ट का दिक्कत बॉम्बे में होगा, जो जेएनपीटी पोर्ट का होगा, हो सकता है वही दिक्कत कोलकाता पोर्ट में भी हो, बट वो हो सकता है, राइट। तो अब अगर पूछा है कि स्पेसिफिक पूछ दिया है, तो अगर आपको स्पेसिफिक नहीं पता है तो यू विल गेट मार्क्स। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपने एक एवरेज थॉट से लिखा है वो गलत नहीं होगा, बट आपको जो नंबर 20+ 22+ वो शायद ना मिले, थोड़ा कम मिले, बट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी, इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, लोगों ने यहाँ तक भी, जो लोग यहाँ भी लिख पर पे आए, मेरा एक दोस्त वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल का ही है, और उसने इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से लिखा है, बट उसके पास टाइम का क्रंच हो रहा था, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं पढ़ा, बांग्लादेश नहीं पढ़ा, ठीक है, ना ही एग्जाम्पल्स दिया, ठीक है। अब उसको भी तो वही एवरेज मार्क्स मिल जाएगा ना, उसने तो 3 एस्पेक्ट ही छोड़ दिया, ना तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा है, उसको कैसे फायदा हो रहा है, ना तो वो लिखा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना तो वो लिखा, ना ही उसने कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया है, राइट। तो ये क्वेश्चन ये भी एक टफ क्वेश्चन है, नॉट इजी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल इजी क्वेश्चन। अब देखो, कंसेप्ट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IR 4.0, क्रिटिकली एग्जामिन द बिगेस्ट बेनिफिट एंड द रिस्क ऑफ एडॉप्टिंग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ में आप जा रहे हो, आप मुझे एक चीज ऐसा बताओ जो उसमें नहीं होगा। क्या उसमें AI नहीं होगा? क्या उसमें बिग डेटा नहीं होगा? क्या उसमें नैनो नहीं होगा? क्या उसमें वो जो बायोटेक में हम लोग CRISPR वगैरह करते नहीं होगा? क्या उसमें रोबोटिक्स नहीं होगा? उसमें क्या ही नहीं होगा, उसमें सब कुछ होगा। 6 पेजेस 7 पेजेस आर वेरी लेस टू राइट। ये एक अलग चैप्टर है, ये अलग किताब है। और इस इतना लेंदी क्वेश्चन को अगर आप 38 नंबर में पूछते हैं तो ये समझ में नहीं आता क्या छोड़े कितना लिखे इसमें, राइट। और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, डायग्राम भी चाहिए तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा हमारा आंसर्स। तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन, टॉपिक ईजी है बट लेंदी है, इट इज़ डूएबल। एक ही जहाँ पर कैच था कि क्रिटिकली एनालाइज लिखना था, तो मतलब उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखना था, लोगों ने इसको लिखा ही होगा क्योंकि ये डूएबल क्वेश्चन है। हाँ लेंदी बट है, बहुत लेंदी है। सेक्शन 3 में आते हैं, व्हाट रोल हैज द फिलोसफी ऑफ जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग प्लेड इन प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनेशन इन द इंडिया। क्रिटिकली, देखो कितना क्रिटिकली आ रहा है, क्रिटिकली एनालाइज द इंडियाज करंट रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ इन द फील्ड ऑफ AI एंड रोबोटिक्स। सबसे पहला बात जो लोगों को हिट किया कि भाई ये क्या है, जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग क्या है, मैंने भी नहीं सुना है। मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने तो भी पढ़ा है, बट ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये तो मेरे को शौक लग गया। अब आता है कि टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनेशन ऑफ, ये तो चलो PYQ बेस्ड है, ठीक है, ये तो हर कोई पढ़ा भी होगा। क्रिटिकली एनालाइज इंडिया करंट रोल ऑफ आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ AI एंड रोबोटिक्स। ये क्वेश्चन लेंदी भी है, ये क्वेश्चन टफ भी है ना। आपको आत्मनिर्भर बनना है इन द केस ऑफ AI इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। एक तो ये 2 एस्पेक्ट हो गया। अब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, प्लस तो क्या फिलोसफी है जय अनुसंधान और जय अनुप्रयोग का। लोगों ने इसे लिखा है, ऐसा नहीं कि इसको स्किप किया है, लिखा है, बट आई थिंक ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के ही सेगमेंट में आएगा। टू वॉट एक्सटेंट हैज द एक्सपेंशन ऑफ STEM एजुकेशन इन बिहार ब्रिजिंग द डिस्पैरिटीज, hurdles in the digital divide, teacher capacity in the context of providing quality education। देखो ये डुएबल क्वेश्चन है, ये PYQ बेस्ड है, राइट। स्टेम अक्सर ही पूछता है डिजिटल डिवाइड टीचर वगैरह के बारे में, ये डुएबल है, ये इजी क्वेश्चन था, PYQ बेस्ड है ये। Explain how the integration of nanotech with the environmental modern systems meaningfully address pollution and degradation in the India's industrial belt। Support your answer with the examples of emerging innovation। ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन है, नैनोटेक हर कोई पढ़ता है, वो उसका जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं कि क्या क्या करें, ये भी हर कोई पढ़ता है, तो ये तो आसान ही सवाल है, लोगों ने किया ही होगा इसे। How has the use of remote sensing satellite in the disaster management redefined the principle of disaster risk reduction? Explain the role of India's नेत्र प्रोजेक्ट। देखिए ये जो है ना नेत्र प्रोजेक्ट, यहाँ लोगों ने मिस किया, ये होता है फॉर स्पेस रिमूवल ऑफ द स्पेस डिब्री। स्पेस में जो टूटा फूटा चीज़ है उसको हटाना होता है, वो है बाई नेत्र प्रोजेक्ट ऑफ इसरो। यहाँ पर लोग फंसे हैं, बट क्या है ना कि हाउ इज द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, रीडिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये क्वेश्चन देखो लग रहा है कि आसान है, बट ये फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल पे, सॉरी ये फ्रॉम मॉडरेट टू टफ लेवल पे है ये, ठीक है। ये इसको मैं बिल्कुल ही इजी नहीं बोलूँगा, और इसको भी मैं एक तरह से टफ ही मैं
काउंट करूँगा। द हाई एंड देखो इंडिजिनाइजेशन पे कितना फोकस है बीपीएससी, ये भी एक नया एक न्यू फेवरेट एरिया है। हाई एंड इन ऑफ स्पेस, स्पेस देखो इसमें स्पेस है, आईटी है, डिफेंस है, इज बिलीव टू बी द इंडियाज लॉन्ग टर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एग्जामिन द की इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स that still inhibit complete indigenization despite considerable national progress। ठीक है, हमारा क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है देश में, एक इकोनॉमी में हुआ है, टेक में हुआ है, बहुत कुछ में हुआ है, बट फिर भी इसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशनल बैरियर है, क्या क्या फाइनेंशियल बैरियर है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है, एंड हाई एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ स्पेस, आईटी इंडिपेंडेंस। देखो ये ना, ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ, ये भी डुएबल है, ये भी इजी क्वेश्चन हुआ। मतलब जो लोग तैयारी किए होंगे, इतना तो एक्सपेक्ट होता ही है ना, जो लोग मेंस दे रहे हैं इतना तो एक्सपेक्ट होता है कि आप अदर से थोड़ा सा और ज़्यादा एक अपर एज में तैयारी करोगे। तो दिस वाज आल्सो डुएबल क्वेश्चन। हाउ डू सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर्स इन द challenges to the internal security posed through communication network। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, देखो ये भी एक न्यू एरिया है, इंटरनल सिक्योरिटी न्यू एरिया ऑफ बीपीएससी, ध्यान देना है इस पे। एनालाइज द जुडिशियल एंड द टेक्निकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी वर्सेस सिविल लिबर्टी डायलेमा। लिबर्टी मतलब छूट फॉर डेवलपिंग वन पर्सनैलिटी। तो हम क्या क्या इसमें जुडिशियल है, टेक्निकल इम्प्लीकेशंस है वर्सेस सिविल लिबर्टी, फोर्स मल्टीप्लायर्स इन द चैनल। देखो ये एक टफ क्वेश्चन है। पहला तो लोगों को हक्का बक्का हो कि भाई है क्या ये, हाउ डू सोशल नेटवर्किंग साइट एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, कैसे क्यों, यहाँ पर लोग फंस गए। और उसके बाद भी लिखा है, लिखा ही हो, मेरे भी दोस्त लोगों ने भी लिखा ही है। तो बट आई थिंक कि ये क्वेश्चन टफ ही एंड में आएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू के पैटर्न पे ऐसा नहीं था ये। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, देखो बेसिक्स किसका पूछा है, साइबर सिक्योरिटी का। नीड फॉर डिजिटल सॉवरेंटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पीएमएलए। अब ये तो है ना, ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, फेवरेट पार्ट है यूपीएससी का, ये भी सवाल यूपीएससी के लेवल का ही है। सजेस्ट कंपोनेंट्स फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी तो आप लिख दोगे, ये डीपीडीपी एक्ट है ये भी आप लिख दोगे, बट आप ये कहाँ से लिखोगे जब आप नहीं पढ़े हो तो पीएमएलए। तो ये तो टॉपिक जनरली लोग यूपीएससी के एग्जाम्स में ही पढ़ते हैं, और ये जिसने इसके अच्छा से लिखा होगा वेरी गुड मार्क्स, ये क्वेश्चन कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। इट इज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, एक टफ क्वेश्चन हुआ। अब देखो अब आप ये सवाल पे, अब इस सवाल पे आप आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 में आप बताओ इस क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा तो लग जाएगा पढ़ने में, समझने में। अब देखो इसके अंदर में कितने पैरामीटर्स हैं, इसी से आपको समझ में आएगा। इंडिया का न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी 1, ओपन द फ्लड गेट्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर 2, इज दिस ट्रांजिशन मियरली अबाउट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क है ये, समझो आप इसको। और हैज इट क्वालिटेटिवली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज कैपेबिलिटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रेस्पॉन्स, बॉर्डर मैनेजमेंट इन द। अब देखो कुछ बचा नहीं तो ड्रोन को भी लेके आ गया, सॉम ड्रोन को। द सिक्योरिटी ऑफ द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसएलवी प्रोग्राम प्रपोज इन द एसेंशियल पिलर्स ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड द स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया स्पेस एंड द एलाइड। तो इस क्वेश्चन में इतने पैरामीटर्स हैं, इतने कीवर्ड्स हैं, ये एक एक वो भी अगर लिखते बैठोगे तो 15-20 पन्ना तो ऐसे ही हो जाएगा। टाइम मिलेगा 20 मिनट, लिखने के लिए देगा 6 पन्ना, आप लिखो बैठ के आप। ये क्वेश्चन भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ, हालांकि ये डुएबल है, इसमें आप लिख करके तो आओगे ही आओगे, लेकिन आप सोचो ना कितने कितने पैरामीटर्स हैं, आधे भी लिख दोगे तो भी शायद आपको डिसेंट मार्क्स मिल जाए। बट ऐसा नहीं है कि ये इजी क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रेशर में बैठ पाना, एक एक टॉपिक को एक एक ड्रोन स्वॉर्म लिख दिया, डिजास्टर भी लिख दिया, ऐसे को लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन आप हम टाइम पे ही जाओ, कुछ थोड़ा ज़्यादा लेगा, कुछ थोड़ा कम लेगा। तो आई थिंक कि साइंस सब्जेक्ट बहुत लेंदी था, और इजी क्वेश्चंस तो खैर मुझे जीएस2 में बहुत ही कम मिले, पॉलिटी के तो थे ही, जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे चलो पॉलिटी एंड हिस्ट्री के वो इजी थे, पीवाईक्यू लाइन पे थे। रेस्ट तो मुझे तो जीएस2 तो खास करके बहुत ही डिफिकल्ट फील हुआ। देखो यहाँ पर पेपर तो मैंने एनालाइज किया है,
अब जैसा 70th में मार्किंग हुआ होगा, आई थिंक कि बहुत लोगों का अच्छा मार्क्स भी आए होंगे, क्योंकि ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स, कुछ सीनियर्स, वो लोग भी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो मैंने उनके भी आंसर को देखा हुआ है। तो इसके बेसिस पर ही ये मैं पूरा वीडियो भी एक तरह से बना रहा हूँ, एंड ऑल्सो उन लोगों से बात करते हुए। मेरे हिसाब से अगर एवरेज डिसेंट मार्किंग अगर किया जाए तो ऐसे में 160 तो आप लेके आओगे, 165 तक भी आप लेके आओगे। इट माइट एक्सटेंड, इट माइट गो इवेंट 175, कुछ भी जा सकता है, बट इतना तो आप लेकर के आओगे अगर आपने तीनों को अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो। अब हम बात करेंगे GS1 के बारे में। देखो 145 to 150, मैं इसलिए इसको कम बोल रहा हूँ, 5-5 मार्क्स मैंने चलो GS1 में कम किया है, क्योंकि आप देखो DI को 60-62 जिसको आ रहा होगा ना, DI में जिनको भी 60 या 62 प्लस होगा ना, इट्स गुड स्कोर। अब 100-101 का दिक्कत हुआ, एक इतना लेंदी DI आ गया, तो ऐसा नहीं है कि 72 में लाओगे तभी ही होगा, या कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ो तभी ही होगा, ऐसा नहीं होता है। इवन इफ यू आर स्कोरिंग 60 और 60 प्लस इन DI, वेरी हाई चांस कि आप स्कोर करोगे ओवरऑल एंड यू विल क्वालिफाई फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, क्वेश्चन को फिर IR का भी क्वेश्चन देखो, करंट का भी क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने इसको 145 to 150 रखा है। ऐसे मैं चाहता था इसको 140 to 145 ही लिखना, बट स्टिल आई थॉट नहीं, वो 145 से 150 में रखता हूँ इसमें। अब देखो GS2 की जब बात करेंगे, आई बिलीव कि इसमें 115 से 120 विल बी ए वेरी गुड स्कोर। अब आप कंपेयर कर लो मार्क्स, देखो 5 इधर चला गया, 7-13, ये हो गया आपका 435, यहाँ पर आप 0 डाल दो, 420। मेरे हिसाब से कट ऑफ इसी बीच में कहीं पर लाई करना चाहिए, राइट। अगर 435 के प्लस गया, आई विल बी शॉक्ड, आई विल बी वेरी 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 शॉक्ड, क्योंकि अगर इस पेपर को मैं टफ पेपर नहीं बोलूंगा तो मैं किसको टफ बोलूंगा। कई कई ऐसे लोग हैं, मल्टीपल मल्टीपल मेंस दिए हुए हैं, दे वर नॉट एबल टू इवन राइट कंप्लीट क्वेश्चंस, राइट। मिनिमम मैंने पहले भी कहा था, मिनिमम 2 क्वेश्चन स्किप हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज तो ज़्यादा हुआ है, 2 क्वेश्चन स्किप हुए हैं। देखो भाई, मेरा ग्रुप जो है ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी उनके भी तो कुछ और ग्रुप है, उनकी भी तो और कुछ जान पहचान। जब मैं एक से बात कर रहा हूँ, जो सीरियस एस्पेक्ट से मैं बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ उससे ही नहीं बात कर रहा हूँ, उसने जो 50-60 से बात किया मैं उसको भी तो काउंट करूंगा। वो दैट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हिज डिसीजन, ऑन हिज थिंकिंग, राइट। तो 2 क्वेश्चन स्किप हुआ है दोनों ही पेपर में, GS1 में भी और 2 में भी। अब कुछ लोग ने, कोई एक क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसमें 2 लाइन लिख दिया, बोला 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है, मे बी आपने 2 बहुत ही अच्छा लिखा होता है, यस यू विल गेट 2 मार्क्स, बट जनरली अगर वो टाइम का कमी, आप कुछ भी आपने लिख करके आ गया, तो ऐसा नहीं है कि बस पेपर भर दिया मार्क्स मिल गया। कुछ तो आप सही लिखोगे तब तो एग्जामिनर भी आपको मार्क्स देगा ना। तो 2 क्वेश्चन स्किप हुआ ही हुआ है, या फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और जिन लोगों ने पूरा ही अच्छे से लिखा है, देखो भाई, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, आपने वो काम किया है जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं, ठीक है। बट जो लोग का के भी, मतलब 2 क्वेश्चन स्किप कहने का मतलब क्या हुआ, 16 प्लस 16 मार्क्स का आपने स्किप कर दिया, 32। अब 32 क्यों मत काउंट करो, आप 15 मार्क्स काउंट करो ना। ऐसा ऐसा थोड़ा ना कि आपको 32 में 28 आ रहा है, 15 आएगा, 16 आएगा, 14 आएगा, अब 15 मान लीजिए, 15 चलो स्किप हो गया। 2-2 क्वेश्चन तो लोगों को मैं जान रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, नहीं आ रहा, तब जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग नहीं आता, बट लिखा है ना, लिखा है कुछ तो सही ही ना लिखा होगा, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, दोनों GS में। तो ऐसे में आपके 10-15 नंबर तो आपके एटलीस्ट 10 से 12 मार्क्स आपके कॉम्प्रोमाइज में चले गए, प्लस 15 आपके यहाँ पर छूट गए। ये जो 25, 27, 28 मार्क्स है ना, ये आपको शायद बहुत लोग नहीं बोलेंगे, बट ये जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, सबसे मैंने पूछा, बहुत लोगों से मैंने बात किया, तभी मैं ये एक इस चीज़ को मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि एटलीस्ट 20-25 नंबर तो मिनिमम लोगों के कम गए हैं, जिन लोगों ने मेंस निकाला हुआ है, ठीक है। तो देखो, मैं यही बोलूँगा कि कट ऑफ 420 के आसपास अगर जाए तो आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि दिस पेपर डिजर्व्स ए लो कट ऑफ, दिस एग्जामिनेशन डिजर्व्स ए लो कट ऑफ। 435 के प्लस गया, मैंने पहले बोला, 440 से चला गया, आई विल बी शॉक्ड। बट देखो, होने का तो कुछ भी हो सकता है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन तो यही कह रहा है कि 430 प्लस माइनस 5, इस इतने पे ही मैं बोल सकता हूँ, 425 से लेकर 435, बट मोर मेरा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द लोअर साइड।
ठीक है, 420, 25, 28 मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है 430 तक में, बट अगर एक्सटेंड भी हो तो 435 तक मैं बोलूँगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि मैंने जो भी कुछ बोला है वो सही से बोला होगा। एंड टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर। मैंने अपना व्यूज़ ही दिया है, मैंने जो भी मेरे आसपास के लोग हैं मैंने उनका व्यूज़ को भी इनकलकेट किया है इसमें। ठीक है, तो जस्ट वॉच द वीडियो एंड जस्ट से कि मैम यहाँ पर आपका एक्सपीरियंसेस क्या था, आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड आपको कैसा एग्ज़ाम में कितना अटेम्प्ट किया है आपने, क्या आपके भी क्वेश्चन छूटे हैं, डीआई में कितना सही है। तो जस्ट मेक इट डबल साइडेड। फाइन, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।